सर, खूबसूरती आपको किसी के मनोरंजन के योग्य बना सकती है, राज करने योग्य नहीं बना सकती। ध्यान देना, राज तो वो करेगा जिसमें योग्यता है। परिणाम की चिंता फ्रस्ट्रेशन तक लेके जाएगी सर, लेकिन अगर प्रयासों का दामन पकड़े रहे ना तो परिणाम उस प्रयास का गुलाम बन जाता है। एक ऐसा वर्ग जो पावर में है, चाहे वो आप सरकार की बात करो, चाहे एमसीडी की बात करो, किसी की बात करो, एक ऐसा वर्ग जो पावर में है, जिसके पास ताकत है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि एक मिडिल क्लास, एक आम तबके का आदमी मेरे बराबर आके खड़ा हो जाए। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ है आपको, चाहे जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपना करियर सेट करने के लिए, रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने के लिए, किसी भी तरह का रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, किसी भी तरह का बिजनेस रिलेशनशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटीट्यूड। और एटीट्यूड का लिटरल मीनिंग समझाता हूं आपको। बहुत सारे लोग, मुझे तो बहुत साल समझ में नहीं आया एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। आप अगर डिक्शनरी में देखोगे तो कुछ और आएगा, उससे समझ नहीं आता। एटीट्यूड का लिटरल मीनिंग समझिएगा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में आप उस हाल के अकॉर्डिंग, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा रिएक्ट करते हो, वही आपका एटीट्यूड होता है। लेट्स सपोज आप अगर यहां बैठे हो, किस पर्पस के लिए बैठे हो? कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए। और आप अगर पूरी तरीके से, पूरे अटेंशन के साथ सीख पा रहे हो, सीखने में ध्यान लगा रहे हो, दैट्स योर एटीट्यूड। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मजा ना आए इसी चीजों में, या कुछ और चीजों में मजा आए, दैट्स बिकेम देयर एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी कुछ दिनों पहले मैं ओशो को सुन रहा था, तो ओशो की बड़ी मजाकिया वे में वो कहानियां सुनाते हैं। तो बता रहे थे कि एक हस्बैंड वाइफ रात को सोते वक्त आपस में बात कर रहे थे। वाइफ ने बोला कि यदि सुनो, हमारा अगर बेटा हो गया तो हम कहाँ सुलाएंगे उसको? तो हस्बैंड थोड़ा सा बगल साइड होकर के सो गया और बोला कि ये बीच में सुलाएंगे। तो वाइफ ने फिर पूछा, अगर 2 बेटे हो गए तो? हस्बैंड थोड़ा और अलग हो गया, यहां सुलाएंगे। बोले अगर 3 बेटे हुए तो? हस्बैंड थोड़ा और अलग हुआ। इतने में वो धड़ाम से नीचे गिरा और गिरते ही चिल्लाया, और चिल्लाहट सुनकर के पड़ोसी एकदम दौड़ के भाग के अंदर आया कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो हस्बैंड ने बोला, हमारे बेटे ने हमारी कमर तोड़ दी। तो पड़ोसी कहता है, बेटा कहां है तुम्हारा? तो बोला, यही तो दुख है, जो बेटा अभी तक हुआ ही नहीं है उसने कमर तोड़ दी, और अगर हो गया तो वो क्या क्या तोड़ेगा। तो इसलिए आज के बाद हम बच्चा करेंगे ही नहीं। समझिएगा मोरल ऑफ द स्टोरी, ये हम सब की कहानी है। आज हम सबसे ज्यादा अगर शिकार किसी चीज के हैं तो ओवर थिंकिंग के हैं। भविष्य भी आया नहीं है, घटनाएं हुई नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में घर उसने पहले ही बना लिया है। किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, किसी के साथ कोई देख लिया, वहां फोन कर दिया, अरे तेरी वाली को मैंने वहां देखा, इधर दिमाग में चलने लग गया, अच्छा मेरी वाली वहां उसके साथ, वो तो ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, क्या बात कर रहा होगा। तुरंत मैसेज गया, आज के बाद मुझसे बात मत करना, कट, नंबर ब्लॉक। सर ये क्या था? भविष्य की कल्पनाओं के बेस पे ही तो आपने निर्णय ले लिया ना। तो आज मैक्सिमम लोग इसी से जूझ रहे हैं, और यही होती है सर एटीट्यूड। आप अपने सिचुएशन को टैकल कैसे करते हो, दैट्स एवरीथिंग। देखो, आप लोग स्टूडेंट हो, और जिस एज में आप लोग हो ना, ये मैं कहता हूं इसको ब्लेसिंग एज। क्यों ब्लेसिंग एज है? एक इंसान को हाई प्रोडक्टिव बनने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है एनर्जी, शारीरिक एनर्जी, मानसिक एनर्जी, मतलब ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज, उस एनर्जी को यूज करने के लिए उसमें चाहिए मैच्योरिटी, कि आप उस एनर्जी को सही जगह लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, प्रोडक्टिव टास्क में लगा रहे हो, अनप्रोडक्टिव टास्क में लगा रहे हो, और उसके साथ चाहिए थोड़ा बहुत तजुर्बा। तो आप लोग जिस एज में हो, ये तीनों ही चीजें आपके पास हैं। सोच के देखिए, कुछ साल पहले जब आप 10, 12, 15 साल के रहे होगे, उस वक्त आप में एनर्जी बहुत थी, शारीरिक और मानसिक। मैच्योरिटी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। एक आदमी जो 40-45 साल के बाद का क्रॉस कर चुका है, 50 का एज क्रॉस कर चुका है, सर उसमें मैच्योरिटी बहुत है, एनर्जी की कमी हो गई है, नहीं, ताकत की कमी हो गई है। आपका सिर्फ इकलौता ऐसा एज है, 20 साल से लेकर के 30-35 की एज का अगर मैं बोलूं, ये एज ब्रैकेट एक ऐसा एज है, ये तीनों चीजें आपके पास भरपूर है, भरपूर।
और जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप शारीरिक लेवल पे एनर्जी से भरपूर नहीं हैं तो चाह करके भी वो काम नहीं कर पाएंगे जिसमें आप बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं। आपको शरीर रोकेगा, आपका मन रोकेगा। मैच्योरिटी नहीं है तो आप डिसीजन गलत लेंगे। अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है तो आपके निर्णय गलत होंगे। आप तुक्का लगाओगे, फिर कहीं पहुंच नहीं पाओगे, फिर अटकोगे, कई बार अटकोगे। तो आप जिस एज में हो सर, ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, इसको यूज करो। इमेजिन करो आप ट्रक चला करके कहीं जा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं। आप ट्रक चला करके कहीं जा रहे हो, हाईवे पर चल रहे हो, हाईवे एकदम साफ सन्नाटा है, तकड़ 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 करके एकदम टॉप गियर में ट्रक आप चलाए जा रहे हो। अचानक से थोड़ी देर बाद क्या होता है, डायवर्जन आता है। और डायवर्जन तीन है। एक डायवर्जन बिल्कुल सीधा है, एक डायवर्जन लेफ्ट की तरफ है, एक डायवर्जन राइट की तरफ है। सर सीधे वाला जो डायवर्जन है, आपको पता चलता है थोड़ी देर बाद उसमें खाई है, तो सीधे वाले डायवर्जन में तो अपन जाएंगे नहीं। सर राइट वाला जो डायवर्जन है, पता चलता है वहां 5 लोग बैठ करके ताश खेल रहे हैं, रोड पर बैठ करके। लेफ्ट वाला जो डायवर्जन है, वहां पता चलता है कोई एक आदमी लेटा हुआ है उस सड़क पर। आप मुझे बताइए कि ट्रक आप किस दिशा में लेके जाना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है हाईवे है, वो 5 लोग जो उधर बैठे हैं और इधर एक बैठा है। जिस भी डायरेक्शन में लेके जाओगे, इधर जाओगे तो वो 5 मरेंगे, इधर जाओगे तो वो एक मरेगा। किसको मारना चाहोगे? मारना हालांकि आप किसी को नहीं चाहोगे, आप बाकी 4 को बचाना चाहते हो, है ना? तो इसलिए एक की तरफ लेकर के जाओगे। लेकिन अब मुझे एक जवाब बताइए, अगर आपको पता चलता है वो एक जो है आपके परिवार का कोई अपना है, अब किधर लेके जाओगे? अब 5 को मारोगे? नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले आपको उस एक की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी वो कौन है, इसलिए आप उसको उड़ाने को तैयार थे। अब इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, उसकी वैल्यू समझ में आ गई, तो रास्ता बदल गया। आप समझिए यही लाइफ में होता है। एक किसी जीवन साथी को पाने के लिए पूरे परिवार समाज सबसे लड़ गए। नहीं, जिस आदमी को आप मिलिट्री वालों को देखो, आर्मी वाले को देखो, उनको एक देश को बचाने के लिए अपनी जान वो देने को तैयार हैं। क्या होता है सर? इंपॉर्टेंस पता चल गई उस गोल की, उस लक्ष्य की। जिस आदमी को अपना टारगेट का इंपॉर्टेंस पता चल जाता है ना, फिर वो कुछ भी करने को तैयार है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम जान नहीं पाते हैं कि जिस चीज को हम पाने के लिए काम कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो अगर मेरे को नहीं मिलता है तो मैं अपनी जिंदगी में क्या खो दूंगा। यह सबसे बड़ी समस्या है और इसी को कहते हैं क्लैरिटी। हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको ना इस एज में सब कुछ चाहिए। पढ़ाई भी कर लें, थोड़ी मटर गश्ती भी दोस्तों के साथ हो जाए, गर्लफ्रेंड भी बनाना जरूरी है, लेटेस्ट वाला जो आईफोन आया है वो भी हाथ में चाहिए। चमकाएंगे कैसे? नहीं तो लोग हमारे को गरीब समझेंगे ना, वो भी नहीं चाहिए, लोग अमीर समझने चाहिए। रुआब पढ़ना चाहिए अपना, वो भी चाहिए। और पढ़ाई भी हो जाए, नौकरी भी टॉप क्लास के चाहिए, भैया स्टार्टअप खोलना है 2-3 साल बाद, उसके लिए फंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब आपको सब कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलता। जब तक उस एक आदमी की, जो हम इधर बात कर रहे थे लेफ्ट साइड जाने की, जब तक लाइफ में कोई एक चीज की इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आती, अपना पूरा जान ताकत हम उधर पे नहीं लगाते, मिलना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना है। आप देखो ज्यादातर जो थोड़े मिडिल क्लास से नीचे तबके की बात करूं, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, उनकी लाइफ को आप देखो। उनकी लाइफ में सब कुछ होता है लेकिन सब थोड़ा थोड़ा होता है, बड़ा कुछ नहीं होता है। आप किसी अमीर आदमी को देखो, वो एक इंडस्ट्री में खेल रहा होगा लेकिन उसी में पारंगत होगा, उसी में वो टॉप पर होगा। मैंने कुछ दिनों पहले सोनाली बिंद्रे का एक इंटरव्यू देखा था। सोनाली बिंद्रे जानते हैं आप लोग? एक्ट्रेस। अभी कुछ टाइम पहले उनको कैंसर भी हुआ था, वो रिकवर भी कर गई। सोचो कैंसर से लड़ करके रिकवर करना कितना ताकत वाला चीज चाहिए होता है। उनका एक इंटरव्यू देखा मैंने, तो वो कह रही थी निरमा सर्फ की एड की वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिली थी। तो उनसे पूछा गया कि आपको जब ये एड मिला था तो आपने कभी सोचा था कि इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी आप इस एड की वजह से और ये एड इतना पॉपुलर हो जाएगा? तो उनका जवाब क्या था, सुनिएगा।
वो कहती थी ये जब ऐड मुझे मिला था ना, उस वक्त मुझे कोई ऐड देता नहीं था। उस वक्त ज्यादा साबुन वाबुन के ऐड चलते थे और वो बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को मिलता था जो ज्यादा जिनका नाम है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं था। तो मैंने सोचा जो मिला उसी को कर लेते हैं। मगर उस ऐड की वजह से सोनाली बिंद्रे का नाम इतना बड़ा हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी समझिएगा, एक आम एवरेज आदमी हर चीज में कमी निकालेगा। ये चीज मेरे लायक नहीं है, ये नौकरी में थोड़ी करूंगा, इसमें चेयर बढ़िया नहीं मिल रहा है मुझे ऑफिस में, अरे इसमें तो फील्ड में दौड़ाएंगे, नहीं नहीं ये वाला काम मेरे बस का नहीं है, ये मैं करूंगा नहीं, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये मैं करूंगा नहीं, वो अच्छा नहीं है और उसमें ये कमियां हैं। एक स्ट्रांग मानसिकता वाला आदमी सर ये नहीं ढूंढता कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, किस काम में ज्यादा स्कोप है, किस काम में कम स्कोप है। एक स्ट्रांग मानसिकता वाला आदमी अगर चाय के धंधे को भी पकड़ता है ना, चाय बेचने का भी काम भी पकड़ता है, तो उसमें अपनी इतनी शिद्दत डालता है, वो शायद कोई डॉली चाय वाला जैसा ऐसा निकलता है जो कि पूरे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने स्कोप वाला काम पकड़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसा काम आप पकड़ रहे हो जिसमें भले ही अभी तक किसी ने तोप ना छोड़ा हो, लेकिन आपने उसमें कितनी शिद्दत डाली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज ये सबसे ज्यादा मिसिंग है। सबको बनी बनाई पोजीशन चाहिए, सबको बना बनाया खीर चाहिए, सबको बना बनाया धंधा चाहिए। मैं वही धंधा करूंगा जिस धंधे में बहुत स्कोप है, मैं वही धंधा करूंगा जिस धंधे में बहुत कस्टमर पहले से बने हुए हैं, मैं वही जॉब करूंगा जिस जॉब में पहले से अच्छी सैलरी मिलती है, जिसमें प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। क्या होता है फिर इसका नतीजा? उम्र पे उम्र, समय पे समय बीतता चला जाता है, आदमी फिर कहीं नहीं पहुंचता है। छोटा आदमी ना हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मैं जब जॉब किया करता था, तकरीबन मुझे अभी 5 साल हो गए जॉब से फ्री हुए, उस वक्त मैं देखता था अपने ऑफिस कलीग को लंच के टाइम पे। मैं ऐसा आदमी था, मैं हमेशा से मैक्सिमम टाइम लंच अकेले करना प्रेफर करता था, क्योंकि मेरे को किसी भी कलीग की बात समझ ही नहीं आती थी। वो लोग जिस तरह की बातें करते थे ना, गॉसिप, ये शायद भगवान की कृपा रही कि हमारी बुद्धि थोड़ी अलग रही, हमारी सोच थोड़ी अलग रही, मुझे जो पसंद था वो थोड़ा अलग रहा, शायद इसी वजह से मैं उस भीड़ से निकल पाया। मैं उनकी बातें सुनता था, अरे पेट्रोल का भाव बढ़ गया यार, 2 रुपए बढ़ा दिया सरकार ने, ये सरकार ठीक नहीं है। तुझे पता है वो उसकी वाइफ छोड़ करके निकल ली किसी और के साथ, पता चले यार चावल दाल बहुत महंगा हो गया है, ये सरकार ठीक नहीं है। सर कभी देखना ऐसी चीज, कभी किसी लोकेलिटी की बात हो रही है, कभी पड़ोसी की बात हो रही है, कभी सरकार की बात हो रही है, कभी देश की बात हो रही है, कभी पाकिस्तान की बात हो रही है। एक एवरेज आदमी हमेशा उन छोटी छोटी चीजों की बात करेगा जिसपे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। सर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आपका कोई कंट्रोल है तो काहे को बात करना। सर पाकिस्तान में कुछ हो गया, उस पर कोई कंट्रोल आपका नहीं ना। किसी की बीवी छोड़ के भागे, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, आप काहे मजे ले रहे हो। तो मेरे को शुरुआत में ही समझ में आता था कि मेरा कंट्रोल जिस चीज पर है मैं वही बात करूंगा, वही चीज सोचूंगा। जिस चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ो ना भगवान भरोसे। लेकिन एक रिच मानसिकता वाला आदमी, रिच एटीट्यूड, जिससे हमने सेशन की शुरुआत करी, एवरीथिंग अबाउट एटीट्यूड, वो अपने मतलब की बात सोचता है, मेरे को क्या करना है। अभी देखो, अभी कल परसों 2-3 दिन में कांड हुआ, आप लोग शायद अवेयर हो गए, दिल्ली में वो जो पानी बेसमेंट में भर गया, 3 स्टूडेंट्स बेचारों की मौत हो गई। अभी देखो न्यूज में क्या चल रहा है, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स को कंटेंट मिल गया, न्यूज वाले को न्यूज मिल गया, अपोजिशन को जो पोजीशन में है उनको ब्लेम करने का कंटेंट वो मिल गया, सब अपना अपना लगे पड़े हैं। इसमें एक चीज समझिएगा सर, स्टूडेंट लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा कोई सुनता नहीं है, हमारी तो जान बहुत सस्ती हो गई है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं है। एमसीडी वालों को कोई ब्लेम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। एक चीज समझिएगा, शोषण एक आम आदमी का कोई नया बात नहीं है, सदियों से होता रहा है और सदियों तक होगा, कभी भी ये नहीं बदलने वाला। ये जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ सही हुआ, इनका कोई सुनवाई नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा सा दूसरा पहलू आपको सोचने को कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सर ये तो एक कोई ऐसा घटना तो नहीं जो पहली बार हुआ है, ये आगे भी होगा।
क्योंकि ये सरकार की लापरवाही कहो या किसी की लापरवाही करो, हम पॉलिटिकल मुद्दे पर डिस्कस करने नहीं आए हैं। मैं डिस्कस ये कर रहा हूं एक ऐसा वर्ग जो पावर में है, चाहे वो आप सरकार की बात करो, चाहे एमसीडी की बात करो, किसी की बात करो, एक ऐसा वर्ग जो पावर में है, जिसके पास ताकत है। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि एक मिडिल क्लास, एक आम तबके का आदमी मेरे बराबर आके खड़ा हो जाए, वो मेरे बराबर आंखों में आंखों डाल करके बात करे। वो कभी नहीं ऐसा चाहेगा। अच्छा, रूल मेकर कौन है? आम आदमी है, वो पावर वाले लोग, पावर वाले लोग। और जब वो रूल मेकर हैं तो क्या कभी ऐसा रूल बनाएंगे कि एक आम आदमी उनके बराबर आए, एक आम आदमी उनसे सवाल पूछ पाए? कभी नहीं। अभी कुछ इंस्टीट्यूट सील हुए, लगे ना कुछ सील, लेकिन आप देख लेना कितने दिन तक वो सील रहेंगे। कुछ दिन या कुछ हफ्ते, वापस खुल जाएंगे और ये आम आदमी फिर भूल जाएगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो आम सोच रखने वाला आदमी होता है ना, इसको सब चीजों में इतना इंटरेस्ट है कि असली मुद्दे की बात पर इसका ध्यान ही नहीं है। इसको सब कुछ चाहिए, इसको सब कुछ देखना है, इसको सब कुछ जानना है। अगर वीडियो भी देखना है यूट्यूब पर तो हर कैटेगरी का देखना है। अरे आप स्टूडेंट हो, अपने फील्ड का वीडियो देखो ना। दुनिया जहां से आपको मतलब क्या है? कुछ दिनों के लिए गायब नहीं हो सकते क्या? मैं आइसोलेशन पे बड़ा बात करता हूं सर। जिस आदमी को आइसोलेशन नहीं पता ना, और हिंदी में इसको कहते हैं गायब हो जाओ, मर जाओ, 6-7 महीने, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, आपका जितने दिन का कोर्स है उतने दिन के लिए, लिटरली ये कह रहा हूं, दुनिया वालों को ये लगना चाहिए ये आदमी लगता है मर गया। सोशल मीडिया को इसका कोई प्रेजेंस नहीं है। अरे ये व्हाट्सएप भेजो तो व्हाट्सएप रिसीव नहीं होता, फोन करो तो उठाता नहीं, कहां चला गया आदमी? सर भगवान राम को 14 साल के लिए आइसोलेशन मिला था ना, वो क्या था? आइसोलेशन ही तो था, दुनिया से कट गए। राजा होते हुए भी राजपाट का कोई सुख नहीं, जंगल में भटक रहे हैं वो भी खाली पैर। उनके पास भी तो फैसिलिटी थी कि रिबॉक, एडिडास और पूमा का जूता मिले उनको। जंगल में जाइए, रहेगा पूमा का जूता दे दो, खाली पैर और अपनी मर्जी से। बाबूजी तो कह रहे थे कि भाई ले जाओ सेना होना ना, बिकॉज ही नोज, उनको पता था कि मैं जिस लक्ष्य के लिए धरती पर आया हूं वो लक्ष्य इसी रास्ते से होकर जाता है। मुझे 14 साल का आइसोलेशन, 14 साल का एक तरह से मौत कह लो, मौत के बराबर वो जिंदगी। आप 6 महीना जंगल में जाकर रह के देख लो, और अभी के जंगल और पहले के जंगल में बहुत फर्क होगा, सोच के देखिएगा। अभी तो जंगलों में जानवर बहुत कम हो गए, मार दिया गया, शिकार हो गया, जंगलों के बीच बीच रास्ते बने हुए हैं। पहले उस टाइम पे 5000 साल पहले जंगल कैसा होता होगा? कितने खतरनाक खतरनाक जानवर होते होंगे, कितना वहां जाकर के अपना घर बना करके बीवी के साथ, भाई के साथ रहना इजी है। 14 साल कितने तरीके के सांप बिच्छू निकलते होंगे। मैं कहता हूं आप 1 साल का आइसोलेशन ले लो, वो 14 साल का लिया, आप 1 साल का ले लो, गारंटी देता हूं जिंदगी बदल जाएगी, गारंटी देता हूं सोचने का नजरिया बदल जाएगा। हाँ, मजा आता है दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में, इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल करने में, थोड़ा अपना पोस्ट डाले तो उस पर कमेंट चेक करने में, लेकिन यही मजा तो जान ले रहा है, यही मजा जान ले रहा है ना सर। जिस आदमी को सब कुछ चाहिए, जिस आदमी को सारी ही चीजें करनी है, वो आदमी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। हनुमान जी जब पहली बार लंका गए थे ना, तो हनुमान जी कैसे बलिष्ठ, ताकतवर, बुद्धिमान, जब पहली बार घुसे लंका के अंदर तो अपना छोटा सा रूप बना करके मां सीता के पास गए थे। चाहते तो वो नहीं कर सकते, हाड़ दहाड़ मचाते हुए, मारते पीटते हुए माता सीता तक पहुंचते, लेकिन उनका पर्पस क्या था पहली बार जाने का? पर्पस ये था कि मुझे मां सीता से मिलना है, उनको थोड़ा समझना है कि बात क्या हुआ है, उनको थोड़ी अंगूठी देनी है। ये पर्पस लेकर के पहली बार वो गए थे। पहली बार वो मारपीट करने नहीं गए थे। तो छोटा सा रूप बना करके कोई देखे ना, चुपके 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 मां सीता के पास कौन पहुंच गए, अपना काम कर लिया। सर हनुमान जी जिसके पास ताकत की कोई सीमा नहीं, बुद्धि की कोई सीमा नहीं, वो जब समझ रहे हैं कि अभी मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे सिर्फ वही करना है, बाकी सारी चीजें छोड़नी है। हम तो इंसान हैं, हम तो सीखे ना उनसे। रामायण सिर्फ टीवी पे देखा, महाभारत सिर्फ टीवी पे देखा, सीखा क्या? अपनी जिंदगी में क्या उतारा? एटीट्यूड बिल्डिंग का सेशन आज हम कर रहे हैं, हम आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा बात कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव तो तब आएगा जब आप यहां से निकल के
अगला स्टेप क्या लेते हो? यहां से निकल के 90% लोग फोन निकाल के अपना व्हाट्सएप चेक करने वाले हैं, और उस व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्डेड मैसेज, मटरगश्ती वाला कोई मैसेज होगा, आदमी उस पर रिप्लाई करने वाला है। सर 15 मिनट के अंदर आप यहां जो भी हम बातें करने वाले हैं वो भूल चुके होंगे। क्या आपको लगता है इस आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है? कभी नहीं। यही तो एटीट्यूड है ना, कि किस परिस्थिति में, क्या सिचुएशन में, आपके साथ जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, उस पर आप कैसा रिएक्शन देते हो, इसी को तो एटीट्यूड कहते हैं। मैं थोड़ा बोलते बोलते जोश में आ जाता हूं, बुरा लगे तो बता देना। बुरा नहीं लग रहा ना? बुरा नहीं लग रहा ना? तो फिर कुछ नहीं कर सकते। बुरा लगना चाहिए। महात्मा गांधी को ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया था तो बुरा लगा था, और तभी देश आजाद हो पाया। रतन टाटा को फोर्ड वालों ने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था तो बुरा लगा था, और तभी बदलाव आया था। लंबोर्गिनी वालों को फेरारी ने यह बोल करके बाहर निकाल दिया था कि तुम तो ट्रक बनाने वाली कंपनी हो भाई, हम यहां स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं, तुम्हें कहां इन सब चीजें समझ में आएंगी, निकलो यहां से। बुरा लगा था, तब जाके लंबोर्गिनी नाम की रेसिंग कार आई जिसने फेरारी को भी पीछे छोड़ा। बुरा लगा था, तो बुरा लगना चाहिए। बेइज्जती बहुत जरूरी चीज है, बुरा लगना बहुत जरूरी चीज है। और चूंकि स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए कहावत है, काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा अल्पहारी, और क्या है, गृह त्यागी। काग चेष्टा, पहली लाइन को पकड़ते हैं, क्या मतलब होता है इसका? कौवे की तरह बार बार चेष्टा करना, मतलब बार बार प्रैक्टिस करना। भगवान शिव जब शादी करके आए थे मां सती को लेकर के पहली बार कैलाश पर, अब कैलाश तो हिमालय पर्वत, वहां ठंड इतनी, और मां सती तो जमीन पे रहती थी नॉर्मल स्त्री की तरह, और भगवान शिव तो शिव हैं। तो जब शादी करके पहली बार कैलाश पर आए थे तो मां सती बिल्कुल ठिठुर रही थी ठंड में, कैलाश पर पहली बार आई हैं। तो नंदी ये देख रहे थे, तो नंदी कहते हैं प्रभु मां को ठंड लग रही है, मां ठिठुर रही है, कुछ कीजिए। तो शिव जी इग्नोर कर दिए, चलते रहे। फिर नंदी बोले प्रभु कुछ कीजिए, शिव जी इग्नोर कर चलते रहे। फिर नंदी टोकन, कुछ कीजिए प्रभु, मां को ठंड लग रही है, बीमार पड़ जाएंगे। तब शिव जी जो कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, वो कहते हैं अगर इनको कैलाश पर रहना है, कैलाश पर अपनी जगह बनानी है, तो इनको इस वातावरण का अभ्यस्त होना पड़ेगा। अभ्यस्त का क्या मतलब? अभ्यास। हम जिस चीज का बार 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 करते हैं, उस चीज के हम अभ्यस्त हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि शरीर इंसान का एक ऐसा इस तरीके से बनाया गया होगा, जिस भी वातावरण में उसको ढालने की प्रैक्टिस की जाए, ये उस वातावरण को ढाल लेता है। मतलब इंसान का शरीर और दिमाग ऐसा बनाया गया है कि आप जिस चीज का बार बार अभ्यास करो, उस चीज में आप पारंगत हो जाते हो। काग चेष्टा, बार 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 प्रैक्टिस। कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई चीज हो नहीं रहा, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला अपने मन पे कंट्रोल रख, तो अर्जुन कहते ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे मन पे कंट्रोल, वो तो हुआ ही नहीं किसी का आज तक। तो कृष्ण कहते हैं क्या? अभ्यास कर, अभ्यास ही तो रास्ता है। जो नहीं हो रहा उसका रास्ता एक ही, अभ्यास कर। अभ्यास से कौन सी चीज नहीं पाई जाती? आजकल स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं इंटरेस्ट की पीपली बजाते हुए, मुझे बड़ा खराब लग पड़ता। इंटरेस्ट का मतलब समझाता हूं अभी ध्यान से। मेरा इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दूसरों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस जगह जाने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा उस जगह जाने में इंटरेस्ट नहीं है। सर इंटरेस्ट होता क्या है समझना, लिटरल मीनिंग आपको समझाता हूं। अच्छा, जिस चीज में आपको मजा आ रहा है, सर क्या उसको आपका कंफर्ट जोन कह सकते हैं? हां, क्योंकि उस चीज को आपने बहुत बार करा है, आपका कंफर्ट जोन आ गया है, तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो। अच्छा, जिन लोगों ने बचपन से क्रिकेट खेला है, क्रिकेट में बहुत बढ़िया किया है, क्रिकेट उनके लिए इंटरेस्टिंग है या ना? अब क्रिकेट में करियर बनाना उनके लिए इंटरेस्ट का काम हो सकता है। अब ऐसे आदमी को जिसने 15 साल से क्रिकेट खेला हो, उसको बोलो नहीं फुटबॉल में अपना करियर बना, अब वो क्या बोलेगा? फुटबॉल में मेरा इंटरेस्ट नहीं है।
यही बोलेगा ना। अब समझना बात को। सर क्रिकेट में इंटरेस्ट क्यों बोला? क्योंकि तुम 15 साल से खेल रहे हो। फुटबॉल एक नई चीज तुम्हारे सामने आई है। हो सकता है फुटबॉल में अपॉर्चुनिटी ज्यादा बड़ी मिल सकती है तुमको, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। तो इंटरेस्ट होना, लोग जो कहते हैं मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं तो यही करूंगा, पैशन फॉलो करूंगा, मेरे हिसाब से बकवास बातें हैं। आपको यह देखना चाहिए कि आपका गोल क्या है? पैसा कमाना? आपका गोल क्या है? बड़ा नाम बनाना? आपका गोल क्या है? समाज में रुतबा बनाना? ये देखो कि कौन से काम से किस जगह करने से हो सकता है, उसमें प्रैक्टिस में लगो ना, इंटरेस्ट बन जाएगा। 2-3 साल अपने आप को आइसोलेशन में डालो, दुनिया से कट जाओ, लोगों को लगे कि ये खत्म हो गया आदमी, इसका कोई पता ही नहीं है। 1 साल करके तो देखो, इंटरेस्ट बन जाएगा आपका उस काम में। मेरी बात बताऊं, मेरे को इतिहास में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, बचपन से बोरिंग। वो कब मरा, वो कब पैदा हुआ, ईस्वी सन याद करो, इतना बोरिंग सब्जेक्ट कौन याद रखता है। लेकिन आज के समय में मेरे को इतिहास में मजा आता है। मालूम क्यों? क्योंकि इतिहास को जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बड़ा बोरिंग था, लेकिन अब मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं कहानियों की तरह पढ़ता हूं। अच्छा, शुरुआत में जब पढ़ना शुरू किया तो इंटरेस्टिंग होगा क्या? नहीं ना। लेकिन अभ्यास, क्योंकि जरूरत थी, क्योंकि आप लोगों से बातें करना है, लोगों को समझाना है, तो इतिहास में ही एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एग्जाम्पल्स कहां मिलेंगे जो कि लोगों को समझा पाऊं? इतिहास में। तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जरूरत बनी, मजबूरी बनी, लेकिन करते 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 अब मजा आता है। अब बातें करने में मजा आता है। तो इंटरेस्ट की पीपली बजाने का छोड़ दीजिए। मेरे को फाइनेंस में मजा नहीं आता था, लेकिन आज अब मैं फाइनेंस की बातें करता हूं। परिणाम की चिंता फ्रस्ट्रेशन तक लेके जाएगी सर, लेकिन अगर प्रयासों का दामन पकड़े रहे ना, तो परिणाम उस प्रयास का गुलाम बन जाता है। क्या करेंगे? गीता में यही कहा ना, कर्म करते रहे, चिंता छोड़ दे फल की। इसका मतलब क्या? चिंता, फल का तुम्हारे पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं, छोड़ दो ना उसको। शुरुआत में हमने यही तो बात करा, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, मेरा कंट्रोल नहीं, छोड़ दे। रिजल्ट का मेरे को कंट्रोल नहीं है, छोड़ दो। प्रैक्टिस मेरे हाथ में है, तपस्या करना मेरे हाथ में है, मैं वो करूंगा। एक कहानी सुनाऊं, और तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। तो सिचुएशन यूं था कि वो स्वर्ग पर हमला करने का प्लान कर रहा था। अब सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा, जब भी कोई राक्षस स्वर्ग पर हमला करने की कोशिश करता है, सबसे पहले गद्दी किसकी हिलती है? इंद्र की। तो इंद्र भैया अपने टेंशन में, और वो तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी की। और जब वो तपस्या कर रहा है तो उसकी तपस्या, कठोर तपस्या देखकर इंद्र घबराए कि ब्रह्मा जी कहीं से प्रसन्न होकर के इसको ना दे दे। तो इंद्र पहले गए ब्रह्मा जी के पास साठगांठ लगाने, बताया कि प्रभु देखो आपकी तपस्या कर रहा है, दे मत देना उसको, नहीं तो इधर ही डायरेक्ट हमला करेगा वो। ब्रह्मा जी बोले भैया वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर वो तपस्या कर रहा है, अगर उसके तपस्या में दम है, तो मैं तो मजबूर हूं वरदान देने के लिए। हुआ वही, तपस्या कठोर थी, ब्रह्मा जी खुश हुए, गए वरदान देने। उसने मांग लिया कि मैं जो भी देवताओं से युद्ध करते वक्त व्यू बनाऊं, व्यू मतलब जैसे चक्रव्यूह सुना होगा आपने, जो भी ऐसा व्यू बनाऊं, उस व्यू को कोई भी देवता तोड़ ना पाए। ब्रह्मा जी बोल दिया तथास्तु। अब इंद्र घबरा गया, और अब इसको तो मैं तोड़ ही नहीं सकता, तो हरा भी नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी वापस जैसे स्वर्ग में आए, स्वर्ग के रास्ते से गुजर रहे, ब्रह्मा जी स्वर्ग में तो रहते नहीं, स्वर्ग में कौन रहते? ये सारे इंद्र वगैरह। तो बोले उसको तो आपने वरदान दे दिया, एक काम कीजिए, ऐसा ही एक वरदान हमको भी दे दीजिए। तो अब समझिएगा ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वरदान किसी तपस्या का फल होता है। मैंने अगर उसको वरदान दिया है तो उसके तपस्या के फल के स्वरूप दिया है। तुमने तपस्या किधर की? किधर किया तपस्या? कैसे दूं? मेरे वश में नहीं है। अपना ये हिसाब किताब नहीं होता, मुझे मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे आईफोन मिल जाए, करोड़पति लड़की से शादी हो जाए, लाइफ सेट। नहीं, मिलता किधर किसको है? सृष्टि तो आपको सिर्फ आपके क्रिया के बदले प्रतिक्रिया देती है। आपकी अगर तपस्या है, वरदान ले लो। भगवान राम ने 14 साल तपस्या करी, वापस जब लौटे तो भगवान बन के लौटे। उसके पहले तो मामूली राजा ही तो थे, उसके पहले मामूली राजा। लेकिन जब इतने बड़े रावण को मार करके वापस आए
तो भगवान बने। प्रैक्टिस, तपस्या, ये नहीं तो कौन पूछेगा। हमको चाहिए सब कुछ। आज ओवर थिंकिंग में डूबे पड़े हैं, सपने देख रहे हैं, और सपने ऐसे जिसके लिए एक्शन कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। चाहिए सब कुछ, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। मैं बड़ा जोर देता हूं इस बात पर कि योग्यता बनाने पे हमेशा ध्यान लगाओ, और यही आपकी ताकत बनाएगी। जिस आदमी में योग्यता नहीं है ना, वो ताकतवर नहीं होता, वो कमजोर होता है। और कमजोर आदमियों को मैं कहता हूं हिमानी पाउडर, फेशियल और मसाज में लगा रहता है कि थोड़ा सुंदर देख लेंगे, थोड़ा अच्छा कपड़ा, थोड़ा बढ़िया टी शर्ट, ब्रांडेड टी शर्ट पहनेंगे तो मेरा वजन बढ़ेगा चार दोस्तों में। नहीं, हाथ में आईफोन होगा तो इज्जत करेंगे लोग। सर, खूबसूरती आपको किसी के मनोरंजन के योग्य बना सकती है, राज करने योग्य नहीं बना सकती। ध्यान देना, राज तो वो करेगा जिसमें योग्यता है। शाहरुख खान जैसे दिखने वाले कितने डुप्लीकेट घूम रहे होंगे, है ना? लेकिन शाहरुख खान के कहीं बगल भी आ पाए क्या वो? अमिताभ बच्चन के कितने डुप्लीकेट घूम रहे होंगे, लेकिन क्या अमिताभ बच्चन के बगल भी आ पाए क्या? नहीं आ पाए ना। सर, शकल सूरत तो सेम बना के घूम रहे हैं, सेम दाढ़ी, सेम आवाज, सब कुछ सेम करके बैठे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के बराबर तो कहीं नहीं। यानी कि शकल और सूरत में वो योग्यता नहीं है कि पावर का एहसास करा पाए, आपकी मुट्ठी में वो ताकत दे पाए, वो खूबसूरती में वो एबिलिटी नहीं है। वो तभी हो सकता है जब योग्यता है, आप अपनी फील्ड के पारंगत हैं, मास्टर हैं, योद्धा हैं। कर्ण भले ही दुर्योधन की साइड था, लेकिन सारे पांडव डरते थे उससे, भगवान कृष्ण तक घबरा गए थे उससे। चाल चलनी पड़ी थी उनको, भगवान कृष्ण को भी, कि भैया ये ना धनुष उठाए, ये किसी तरीके से अपनी साइड आ जाए। वो तो माना नहीं। वो आपकी योग्यता अगर है तो कई बार तो भगवान को भी आपके सामने आना पड़ता है, आपको मनाने के लिए, ये मत कर, वो मत कर। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो ना, दुनिया उसी के सामने झुकी है जिसमें योग्यता है, जिसमें पावर है, जिसमें ताकत है। अभी जो हम घटना की बात कर रहे थे, दिल्ली वाले घटना की, ये जो ऊपर रूल मेकर्स की हम बात कर रहे थे, दे आर पावरफुल पीपल। ताकत है उनके पास, पैसे की ताकत, पोजीशन की ताकत, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो खुलेआम मैं कहता हूं, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, लेकिन फैक्ट आपको ही पता है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दे आर पावरफुल पीपल। और मैं कहता हूं, आपको किसने रोका है पावरफुल बनने से? हम जो रोते रहते हैं, हमारा आम आदमी का कोई नहीं, हम पर तो जुल्म होता है, हमें सताया जाता है। आपको किसी ने मना किया है कि पावरफुल मत बनो? बनो आप भी पावरफुल, बन जाओ पावरफुल, आप भी शोषण करो। सृष्टि ही ऐसी चलती है, ऊपर वाला आदमी अपने नीचे का शोषण करता ही करता है। तो आप बनो ना, आप डिसाइड करो ना, नीचे वाला रहना है, ऊपर वाला रहना है, आपके हाथ में है ना। दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, नाक, उधर उनको भी मिला, आपको भी मिला, हमको भी मिला। तो ये मैं डिसाइड करूंगा ना कि उधर मुझे कौन सी कैटेगरी में रहना है, रूल मेकर की कैटेगरी में या रूल फॉलोअर की कैटेगरी में, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो कंट्रोल लो ना अपने हाथ में। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? एग्री कर रहे हो? हाँ जी, कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? हाथ उठाइएगा। तो कुछ बदल सकते हो आज के बाद। देखो, छोटे छोटे लोगों से लड़ना बंद करो, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ना बंद करो, बड़ी लड़ाइयों के लिए अपने आप को तैयार करो। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने पापा को बोल दिया, तुम्हारा लड़का तो ग्रेटर नोएडा में गया है, 7-8 लाख 10 लाख की फीस देकर, कुछ कर थोड़ी पाएगा। कुछ कर भी रहा है, कुछ बन भी रहा है। पापा फोन किए, बेटा तुम्हारे चाचा ऐसे बोल रहे थे, अब हम टेंशन में। अरे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा तो पापा की बेइज्जती हो जाएगी। पापा कह दिए हैं तुम्हारे जो शर्मा जी की लड़की से, सपना से शादी होने वाली थी, वो भी नहीं हो पाएगा बेटा, अब हम टेंशन में हैं, क्या करें? ये सब छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। क्यों फंसना इन सब चीजों में? इग्नोर। सर, नेताओं से सीखो, बड़ी मोटी चमड़ी होती है। मोदी जी बोले 400 पार, 400 पार, 400 पार, हुआ 400 पार, इधर ही रह गए। लेकिन क्या हुआ? फिर गए जाकर के शपथ ले लिए, मैं प्रधानमंत्री ये सब करूंगा। आम आदमी क्या करता है? अरे मेरा एग्जाम नहीं निकला, सुसाइड।
सुसाइडल केस देखते हैं ना स्टूडेंट्स का हम लोग। सर जब आप जो काम करने के लिए गए हो ना, जो लक्ष्य आपने अनाउंस किया है, वो जब पूरा ना कर पाओ, तब मजबूत आदमी पब्लिक के सामने जाके खड़ा होता है, कमजोर आदमी जाके सुसाइड करता है। और सुसाइड किया तो कितने दिन लोग याद रखेंगे आपको? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, बस खेल खत्म, भूल गए। लोगों के सामने बहुत चीजें सोचने के लिए, लेकिन जब आप पब्लिक के सामने खड़े होते हो तब आदमी अप्रिशिएट करता है। ये वही आदमी है जिसने चैलेंज लिया था, पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इसका सीना तो देखो, फिर आया है पब्लिक में ये, और फिर अपनी लड़ाई शुरू करता है फिर से। और जिंदगी इसी का तो नाम है। आप कुछ लड़ाइयां जीतते हो, कुछ लड़ाइयां हारते हो, जिंदगी ऐसी चलती रहती है। लेकिन हार के बाद अगर हम सुसाइड का रास्ता पकड़ लें तो साला पैदा ही काहे को हुए थे? उस मां बाप को भी अफसोस होगा कि किसको पैदा कर दिया मैंने, किस कमजोर को। जिस मां ने 9 महीने गर्भ में रखा, क्या इसीलिए पैदा हुए थे? उसको भी अफसोस अपने पैदा होने पे करने दें। जिस बाप ने पूरी जिंदगी लगाई पालने पे, उसको भी अपने अफसोस की वजह बनने दें। ध्यान दीजिएगा, जिस बाप का बच्चा जवान हो जाता है ना, और वो फिर भी पैसे अपने घर से मांग रहा हो, तो ये बड़ा अफसोस का कारण है। ये बड़ा अफसोस का कारण है। बुढ़ापे में भी अगर बाप को काम करना पड़े, जवान बेटे या जवान बेटी के रहते हुए, ये बड़ा अफसोस का कारण है। संकल्पों की शक्ति चाहिए सर, संकल्पों की। अभी हम प्रयास की बात कर रहे थे, प्रैक्टिस की बात कर रहे थे। यह होता है एक संकल्प से शुरुआत। एक किस्सा सुनाऊं आपको। महाभारत में एक कैरेक्टर था जयद्रथ, सुने? ये दुर्योधन का जीजा था। तो यही जयद्रथ ने अभिमन्यु के खिलाफ साजिश करके उसको लपेट करके मारा था। और अर्जुन को जब ये पता चला कि जयद्रथ ने ऐसा किया है, तो अर्जुन ने कसम खाई कि कल शाम को सूरज ढलने से पहले इसको पूरे मैदान में मारूंगा, और अगर नहीं मार पाया तो अपने आप को चिता की आग पर जिंदा जला दूंगा। ये अर्जुन ने कसम खाई सबके सामने। अब कौरवों को पता चले तो वो बहुत खुश। पूरे दिन जयद्रथ को छुपा दिया, सामने लाया ही नहीं। अब युद्ध के मैदान में जब तक कोई आए नहीं तो उससे लड़े कैसे? ये तो अधर्म हो जाएगा। तो युद्ध के मैदान में तो मारोगे, युद्ध के मैदान में आए नहीं, छुप गया। अब टेंशन में सारे। अर्जुन का मानना है जयद्रथ मिल नहीं रहा है, क्या करे भाई? कसम खा के बैठे हैं, शाम को चिता की अग्नि पर लेट जाएंगे। तो अर्जुन के साथ कौन कौन थे? सृष्टि के पालनहार। शाम होते होते अपना सुदर्शन चक्र निकाल करके सूरज को ही ढक दिए। अब सूरज को ढके तो सबको क्या लगा? अब शाम हो गई, अब तो अर्जुन का वचन फेल, अब तो सुसाइड करेगा। जयद्रथ निकल के आता है सामने हंसते हुए कि अर्जुन देख, तू मेरा कुछ नहीं कर पाया। इतने में सुदर्शन सूरज से हट जाता है। पता चले ये तो दिन ही है, अभी निकाले खेल कर दिए। मोरल समझने वाली बात यह है कि जब आपका संकल्प सच्चा और पक्का होता है ना सर, भगवान भी आपके सपोर्ट में आते हैं, सृष्टि आपके सपोर्ट में आती है। यह आदमी सच्चा है, इसका संकल्प नेक है, इसका संकल्प एक अच्छे कारण के लिए है, पक्का है, यह आदमी जान लगाएगा अपने संकल्प में, तब भगवान को भी सपोर्ट करना पड़ता है आपको। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। थोड़ा बहुत भगवान पे फेथ रखा करो आप, चाहे जिस भी धर्म, जिस भी सब बिलोंग करते हो। हर धर्म में ऊपर वाले तो होते हैं ना, जिससे हम कनेक्टेड होते हैं। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। विश्वास से बहुत कुछ मिलता है। विश्वास से बहुत सारे काम बन जाते हैं जो पता ही नहीं हो गया कैसे हो गया। अरे कर दिया किसी ने, पता ही नहीं किसने किया, लेकिन हो गया। हवाई जहाज पर चढ़े हो? हैं? मुझे तो बड़ा डर लगता है हवाई जहाज में। मैं कोशिश करता हूं अगर कहीं जाना हो तो अगर ट्रेन की सुविधा तो ट्रेन लो, हवाई जहाज अवॉइड करता हूं। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, जल्दी पहुंचना है, फिर हवाई जहाज लो। क्या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो बच तो जाओगे, हाथ पैर टूटे, लेकिन हवाई जहाज में तो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट ऊपर। सोच के देखिए, जब हमारे को हवाई जहाज में जाना होता है, हम निकलते हैं सुबह सुबह, हमारे को पता है किस टर्मिनल पे जाना है, किस फ्लाइट में जाना है,
हमारा सीट नंबर क्या है, विंडो है कि साइड है, क्या है, सब पता होता है, सब पता करके निकलते हैं। एक चीज पता नहीं होती जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या? पायलट कौन है, उसकी योग्यता क्या है, वो चला पाएगा, उड़ा पाएगा कि मेरे को। ट्रेन में चढ़ते हो तो ट्रेन में सब पता, बर्थ, सीट, कहां से चढ़ना, कैसे उतरना, बगल में कौन बैठेगा मेरा, कौन सा बर्थ है, ऊपर की लोअर, लोअर नहीं मिला तो उसके लिए अलग टेंशन, अरे लोअर नहीं मिला, आज ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। चला कौन रहा है इसका कोई खबर नहीं, और खबर करना भी नहीं है, क्योंकि विश्वास है सिस्टम पर। एक सिस्टम है जिसने एक ऐसा ड्राइवर, एक ऐसा पायलट अपॉइंट किया है जो मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। भरोसा है सिर्फ उस सिस्टम पर। आपको लग रहा है ये दुनिया जो चल रही है बिना किसी सिस्टम पे चल रही है? ऐसा ही चल रही है, हम ही चला रहे हैं क्या? कोई तो चलाने वाला है, किसी भी धर्म का कोई तो देवता है, कोई तो ऐसा सिस्टम है जो सब कुछ दिन और रात कर रहा है। लोग पैदा और मर रहे हैं, सृष्टि का सृजन हो रहा है, फिर उसका खात्मा हो रहा है, सब हो रहा है, कोई तो है। कुछ चीजें उस पर नहीं छोड़ सकते हम। अर्जुन ने तो अपना संकल्प ही लिया था ना, उसे नहीं पता था ना कि शाम होने से पहले जयद्रथ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अपना काम किया ना, संकल्प सच्चा था, भगवान ने दिया ना उसको। सब कुछ नहीं होता हमारे हाथ में, कर्म ही सब कुछ है, ये आधी बात है। कर्म हमारे हाथ में सब कुछ है, कर्म हमारे हाथ की चीज है, ये पूरी बात है। रिजल्ट हमारे हाथ में कभी होता ही नहीं है। कोई कहे कि कर्म से ही सब कुछ हो जाता है, जो तुम बनना चाहो बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं, आधी बात है। कई बार ऐसा होता है जो हम बनना चाहते हैं वो ना बन करके कुछ और बन जाते हैं, देखा होगा आपने, कई सारे एग्जांपल्स। सर मेरा मानना है कि हम ना सिर्फ दरवाजे खटखटाने का काम करते हैं। भगवान ने हमारे लिए कौन सा दरवाजा बना के रखा है हमें नहीं पता। हम अपनी लगातार मेहनत से दरवाजा खटखटाने का काम करते हैं। इस फील्ड में गए, जम करके मेहनत किया, रिजेक्शन, भगवान ने बोला ये नहीं चली है, कुछ और है, दूसरा ट्राई कर। फिर लगे किसी और, कुछ और शुरुआत किया, उसमें लगे, जम के मेहनत किया, फिर दिया, भगवान ने बोला ये नहीं तेरे लिए, कुछ और ट्राई कर। फिर जम करके लगे, दरवाजा खटखटाए, पूरी मेहनत करी, दिन रात सब कुछ छोड़ दिया, वनवास ले लिया, मोबाइल फोन स्विच ऑफ, अपनी पूरी मेहनत डाल रहे हैं। फिर भगवान कहता है ना, यही वाला काम तेरे लिए था, तू कहां पीछे भटक रहा था, आ इधर। और फिर मिलती है कामयाबी। लेकिन समझने वाली बात क्या है, हर जगह जहां गए अपना 100% दिया। हमारी समस्या यहीं अटक जाती है, हम दिए बिना मांगते हैं। पहले पता तो चले कि मुझे इधर जॉब लग जाएगी, तब तो मेहनत करूं, नहीं पता तो चले ये स्टार्टअप मेरा कामयाब हो जाएगा, तब तो इधर जान डालूं। होता इसका उल्टा, आप जान डालो तब पता चलेगा कामयाब होगे कि नहीं। सारा खेल एटीट्यूड बिल्डिंग का है, जो शुरुआत में सर ने मैंने किसी इंटरव्यू में सुना, अमिताभ बच्चन आज भी अगर फिल्म की शूटिंग पे जाते हैं ना, तो अगर 7 बजे का टाइम है तो वो आदमी 6:45 पहुंच जाता है। और अगर दरवाजा बंद है, शूटिंग का गेट बंद है, तो वो आदमी गाड़ी में बैठ के इंतजार करता है। और जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ जाते हैं तो उससे लड़ाई नहीं करता कि तू लेट क्यों आया है। वो आज भी उसी अदब, उसी इज्जत से लोगों से बर्ताव करता है, उसी अदब से अपनी शूटिंग करता है कि मानो उसकी करियर की पहली शूटिंग है ये, और उसी शूटिंग के बेस पे उसका करियर डिसाइड होने वाला है। वो आदमी इस कदर आज भी काम करता है, इसीलिए वो महानायक है। हम जो बड़ी आसानी से किसी के बारे में कह देते हैं इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए पहुंच गया, कभी उसका शेड्यूल देखो कैसा, उसका रूटीन देखो कैसा, उस आदमी का बर्ताव देखो कैसा है, उस आदमी का एटीट्यूड देखो कैसा है, तब समझ में आएगा वो आदमी कैसा है। हमने क्या बोला, सृष्टि सिर्फ आपको आपके कर्मों के फल के, आपको कर्मों के हिसाब से फल देने का काम करती है। वरदान कब मिलेगा, कब मिलेगा? पहले तपस्या, तपस्या अपने हिस्से, वरदान उसके हिस्से। वरदान वो तब देगा, अरे भगवान इंद्र तो सब एक ही बिरादरी के ना, भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र जी, उसको तक नहीं दिया वरदान, हमको कैसे दे देंगे, हम तो दूसरी बिरादरी वाले हैं। एक किस्सा सुनाऊं।
अग्री कर रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे? हो रहे क्या? पक्का? तो आवाज नहीं आई पीछे से, जरा जोर से बोलिएगा। बोर हो रहे हो? नो सर। बुरा लग रहा है? यस सर। तो छोड़ दूं? कंटिन्यू करें? कहानी सुनाऊं? महाभारत में जब कर्ण का टाइफिस हो गया था, सीने में तीर दाग दिया गया था अर्जुन के द्वारा, तो बेचारा लेटा हुआ है जमीन पर और एकदम कर्रा रहा है, कंफ्यूज है कि मैं किस वजह से मरा, मैंने क्या गलत किया, क्यों ऐसी मौत मेरी हो रही है। तो माधव बगल में खड़े थे, भगवान कृष्ण। तो भगवान को बुलाया, कहे मुझे आपसे बात करनी है, मैं बड़ा टेंशन में हूं मरते वक्त भी। भगवान बोले, बोलो क्या बात है? बोले, एक बात बताइए, बचपन से मेरे साथ अधर्म हुआ है, सबने मेरे साथ गलत किया है। जब पैदा हुआ तो मेरी खुद की मां ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और गंगा में बहा दिया। अब सूद के घर पला बड़ा, तो बड़ा हुआ तो गुरु द्रोण के पास गया तो उन्होंने ये बोल के भगा दिया, तू तो सूद पुत्र है, ये काम तेरे लिए नहीं है, निकल। किसी तरीके से गुरु परशुराम का साथ मिला तो उन्होंने लास्ट में श्राप दे दिया कि तुझे जब अपनी शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो भूल जाएगा। अपने प्रैक्टिस के दौरान मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, गलती से किसी गौ को लग गया था मेरा तीर, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पूरी जिंदगी मुझे बेइज्जती मिली है, पूरी जिंदगी लोगों ने मुझे घृणा दिया है। जिंदगी में एक आदमी ऐसा मिला जिसने मुझे प्यार दिया, जिसने मुझे एक्सेप्ट किया, वो था दुर्योधन। अब मैं कैसे उसके अगेंस्ट जाऊं? अब मैं कैसे उसके खिलाफ जाता? मैं क्यों ना उसका गुलाम बन जाता दोस्त के रूप में? मैं क्यों ना उसकी हर इच्छा पूरी करता? जिसने जिंदगी में इकलौता ऐसा आदमी मिला जिसने मुझे मान सम्मान दिया, जिंदगी भर जिस चीज के लिए मैं तरसता रहा वो इकलौता आदमी मुझे दिया, तो मैं क्यों ना उसका साथ देता? तो माधव बताइए मैंने क्या गलत किया? अब माधव जो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस संवाद ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और यूं समझ लो उसके बाद मेरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल गया, मेरी सोच का डायरेक्शन बदल गया। तो कृष्ण कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पैदा होने से पहले मौत मेरा इंतजार कर रही थी। थोड़ा बड़ा हुआ तो अलग अलग तरीके से हमले होते थे मुझ पर, कभी पूतना हमला, कभी कोई हमला, कभी कोई हमला। सबसे निकलते निकलते आगे चल के जब द्वारका नगरी बसानी पड़ी भाग करके मुझे मथुरा वृंदावन से, लोगों ने बोला ये तो भगौड़ा है, ये भगौड़ा है। 1600 रानियों को किसी ने गुलाम बना रखा था। जब उस राक्षस को मारा, उसे आजाद कराया, तो 1600 रानियां ये घबरा गई, अब हम समाज में किस मुंह को लेकर के जाएंगे, क्योंकि सब शादीशुदा, क्या करें? तो 1600 रानियों से अकेले कृष्ण ने विवाह किया, सिर्फ इसलिए कि इनकी बदनामी ना हो। तो लोगों ने क्या कह दिया कि ये तो ऐसे ही है, 1600 बीवी करके आया है। खुद का भांजा शिशुपाल गाली पे गाली दिए जा रहा है, खुद का भांजा। हम घबरा जाते ना, अरे मेरा खुद का आदमी है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार, पड़ोसी हमको ऐसे बोलता है। सर कोई बुरा बाहर वाला बोले तो हम समझ जाएं अपना ही बोल रहा है, इसे मैं कैसे सहूं इसको। उनका, वो तो भगवान, उनका खुद का गाली दे रहा। और खुद अगली बात सुनो, वो ये भी कह रहे हैं कि कर्ण तुम्हारी शादी तो उससे हुई जिससे तुमने प्रेम किया, मगर मेरी शादी तो उससे हुई नहीं जिससे मैंने प्रेम किया। इतना सब होने के बावजूद तुम में और मुझ में सिर्फ एक फर्क है कि तुमने अपनी बेहतरी के लिए, अपने गोल के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रास्ता अधर्म का पकड़ लिया। मैंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तो बताते हैं जिंदगी कभी किसी के साथ न्याय नहीं करती, जिंदगी कभी किसी की ऐसी नहीं होती जो कठिनाइयों से परे हो, जिंदगी कभी किसी की ऐसी नहीं होती जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ही नहीं सकता। जिंदगी का तो काम है प्रॉब्लम देना, लेकिन उसके बीच रहते हुए आप कौन से रास्ते का चुनाव करते हो वही आपका भविष्य तय करती है। जिस दिन तुमने दुर्योधन का साथ चुना था उसी दिन तुम्हारी मौत तय हो गई थी।
फिर से बोलता हूं, सेशन की शुरुआत हमने कौन से वर्ड से करी थी? एटीट्यूड। यही तो एटीट्यूड है। उसका एटीट्यूड था कि मैं दिन दिन पूरी जिंदगी परेशान रहा, किसी ने इज्जत नहीं दिया, एक आदमी ने मुझे इज्जत दी। बजाय ये देखे कि वो आदमी धर्म वाला है अधर्म वाला, मैंने उसका साथ पकड़ लिया। लो तो मरोगे। गलत का साथ पकड़ोगे तो आपके साथ भी गलती होने वाला है ना। एक फिल्म का डायलॉग था, कौन सी फिल्म थी पता नहीं, इरफान खान का डायलॉग था। वो कहता है, पूरी जिंदगी मैं इस इंतजार में रहा कि दुनिया की सारी सड़कें जब एक साथ ग्रीन लाइट हो जाएंगी तब मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, और इस वजह से मैं कभी गाड़ी चलाना सीख ही नहीं पाया। कहानी सुनाऊं? एक व्यापारी था जो अपने राजा को भेंट देने के लिए जा रहा था, गिफ्ट देने के लिए, और राजा ने उधर महफिल सजा रखी थी, बहुत सारे व्यापारियों को बुला रखा था, भैया गिफ्ट विफ्ट कलेक्शन मिलने वाला था, फेस्टिवल था। व्यापारी अपने घर से निकला गिफ्ट लेकर के, और बाहर निकलते ही क्या किया? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब जब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो वापस लौट करके अपने घर आ गया वो, कि दोबारा थोड़ी देर बाद जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा निकला, अब उसको व्हीकल नहीं मिल रहा, टांगा उंगा नहीं मिल रहा राजपाट तक जाने के लिए। अब वो लेट हो रहा। अब जो लेट हो रहा तो राजा को उधर पता चला कि ये आदमी को बुलाया था, वो आदमी आया नहीं है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया राजा ने। अब व्यापारी को इधर खबर होगी कि तुम्हारा तो राजा ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस। टेंशन में, गुस्से में, यार बिल्ली कहां से आ गई सुबह सुबह। वापस घर गया गुस्से में। अब गुस्से में आदमी तमतमाया हुआ घर गया तो किस पे गुस्सा निकालेगा? बिल्ली तो है नहीं ना, घर में एक बिल्ली है। वाइफ पर गुस्सा निकाला। अब जब वाइफ पे गुस्सा निकाला तो वाइफ ने भी अपना गुस्सा निकाला। लड़ाई हुई जम करके, बीवी ने बच्चों को उठाया, मायके चली गई अकेला, और बैठ करके वो बिल्ली को कोसता रहा, अपनी किस्मत को कोसता रहा, आज ही मेरे साथ ये होना था। उसी समय एक दूसरा व्यापारी भी था, उसके साथ भी सेम घटना हुई थी। बिल्ली ने उसका भी रास्ता काटा था। उसने भी सोचा मेरे साथ अशुभ हो गया, लेकिन उसने बोला चल इसका हिसाब बाद में करेंगे, पहले राजा तक पहुंचना जरूरी है। निकला, पहले राजा तक पहुंचा, राजा को भेंट दिया। राजा खुश हुआ। राजा ने बदले में उसका लाइसेंस रिन्यू किया, कुछ सोने दिए गिफ्ट में। अब वो सोना लेकर के अपने घर आया, अपने बीवी बच्चों को पार्टी दिखाया, पार्टी दिया, गिफ्ट दिया, बच्चे खुश, खुशहाल सब कुछ। दोनों के रास्ते में बिल्ली काटा, बिल्ली ने काटा, दोनों के साथ सिचुएशन सेम हुई। एक को गिफ्ट मिला सोना, दूसरे का लाइसेंस कैंसिल। अब आप किसको दोष दोगे? बिल्ली को। बिल्ली का कसूर, किस्मत का कसूर, उसी के साथ क्यों बचे बेचारे का। यही तो एटीट्यूड है, इसी को कहते हैं एटीट्यूड। हमने क्या कहा? जिंदगी तो आपको अंडे मारेगी, नींबू फेंक के मारेगी, लेकिन इस नींबू को फेंकना है या रख के काट के शिकंजी बनाना है, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। अंडा फेंका, मैं टेंशन में आऊं या उस अंडे का ऑमलेट बनाऊं, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तेरे हाथ में सिर्फ क्या है? काम करना, उसके बाद तेरे हाथ में कुछ है नहीं। तू वो कर, तू वो कर, मेरे को समझ में आया तो फल दे दूंगा, नहीं समझ में आया तो नहीं दूंगा। मैंने एक स्टोरी कहीं और भी सुनाई थी, आपको सुनाता हूं। एक आदमी, बड़ा पैसे वाला आदमी, उसके पास कई सारी गाड़ियां थी, छोटी गाड़ियां भी, बड़ी गाड़ियां भी। अब उसको अपनी मर्सिडीज के लिए एक ड्राइवर चाहिए था। उसने इश्तिहार दिया अखबार में, बहुत सारे लोग आए ट्रायल देने के लिए। तब उसने सोचा यार मर्सिडीज का ट्रायल लेना ठीक नहीं है, मर्सिडीज गाड़ी इसको दूं ट्रायल करने के लिए, कहीं इसने कुछ खराब कर दिया तो उसके पास एक अल्टो भी थी। तो उसने सबको पहले अल्टो पकड़ाया कि अल्टो में ट्रायल दो भैया, कैसा तुम चलाते हो। अब अल्टो देख करके ड्राइवर टेंशन में, यार अल्टो के लिए बुला लिया, अल्टो चलाना पड़ेगा, इतना बड़ा महल में रहने वाला आदमी अल्टो रख रहा है। उसका जी खट्टा हो गया। उसने बोला अल्टो तो नहीं चलाने वाला मैं, लेकिन अगर अब आ गया तो ट्रायल तो देना है। तो उसने किसी तरीके से अल्टो का ट्रायल दे दिया, अनमने ढंग से। मालिक ने देखा ये इतने गंदे तरीके से चलाता है, इसको नहीं देंगे अपना मर्सिडीज, हम भगा दिया। अब समझिएगा मोरल क्या समझने को मिलता है। सर मालिक को क्या देना था? कौन सी गाड़ी? मर्सिडीज। लेकिन आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए, आपके डेडिकेशन को चेक करने के लिए छोटी चीज पकड़ाई गई आपको।
कि देखता हूं इसमें ये कितना एफर्ट डालता है, कितनी ईमानदारी से परफॉर्म करता है, तब इसको बड़ी वाली चीज दूंगा। आपको नहीं लगता कि भगवान भी हमारे साथ ऐसे ही करता होगा? तभी तो मैं कहता हूं अगर आपको किसी ऑफिस में झाड़ू मारने का कभी काम भी मिला ना, तो मैं कहता हूं इतनी शिद्दत से करो कि मालिक इतना खुश हो जाए कि इस ऑफिस का मालिक बना दे आपको। एक बात समझ लो, भगवान हम सबके मालिक हैं? भगवान हमारे काम देख रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हमारा डेडिकेशन देख रहे हैं। सर आज हो सकता है हमारे को 2 कौड़ी का काम पकड़ा हो, इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी भर मुझे यही 2 कौड़ी का काम करना है। इस 2 कौड़ी के काम में मैं इतनी जान डालूंगा, इतनी जान डालूंगा, एक दिन तो वो खुश होगा, वो कहेगा इतनी जान डाल रहा है, ये वाला काम इसके लिए नहीं है, इसका प्रमोट कर, इसको ऊपर बढ़ा। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है? पहले दिन से मेरे को बड़ा वाला काम चाहिए, बड़ा वाला काम मिलेगा तभी तो मैं करूंगा। है जिम से पढ़ के आया हूं मैं ये वाला काम करने के लिए? नहीं 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 नहीं। फिर भगवान कहता अरे यार ये तो अल्टो के लायक भी, निकाल इसको, निकाल इसको। आपको ये फील होता है कि आपके जो भी जिन हालात से आप गुजर रहे हो, आपके हाथ में मर्सिडीज है कि अल्टो है, इन दिनों किसी भी फॉर्म में, वो फीलिंग चाहे मोबाइल फोन के फॉर्म में हो सकती है, वो फीलिंग चाहे कमरे में, जिस कमरे में आप रह रहे हो उसके फॉर्म में हो सकती है, वो फीलिंग चाहे ये हो सकती है कि मेरे माँ बाप इतने गरीब क्यों हैं, वो फीलिंग चाहे ये हो सकती है कि मेरे को बहुत सुंदर वाली काहे नहीं मिली। आपके सबके साथ होती है, कुछ ऐसा नहीं है कि गलत आप सोच रहे हो। फीलिंग आना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे लड़ना भी तो हमारा ही काम है। लड़ूंगा भी तो मैं ही, उस पर जीत भी तो मुझे ही हासिल करनी है। या समर्पित हो जाऊं अपनी फीलिंग के लिए, अपने मन की इच्छाओं के लिए। अग्री कर रहे हो मेरी बात से? हाथ उठाइएगा, अग्री कर रहे हो? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? कितने लोग बोर हो रहे हैं? हाथ उठाइएगा। अच्छा, कितने लोग यहां पे मेल हैं? कुछ लोग ऐसे उठे, मतलब इसका क्या मतलब? फीमेल से पूछने की जरूरत नहीं होती है, उनको कॉन्फिडेंस होता है, मेल को कुछ डाउट होता है। कॉन्फिडेंट? इस बार फिर से पूछता हूं, कितने लोग मेल हैं? हाथ उठाइएगा। बड़ा नंबर, लेकिन कुछ लोग अभी भी टेढ़ा है। हमारे को कॉलेजेस में सब सिखाया जाता है। मैं अभी यहाँ आपके सीनियर मैनेजमेंट से जब बात कर रहे थे अभी ऑफिस में, मुझे बहुत बढ़िया उनका थॉट प्रोसेस लगा। वो ऐसे सेशंस आपके साथ करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे को स्कूल कॉलेज में ऐसे सेशंस होते नहीं हैं। बुक पढ़ो 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 पढ़ो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ो। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के किसका फायदा हुआ? वो पाइथागोरस अलग पॉपुलर हो गया, वो पाइथागोरस गौरम जो भी नाम था। और मैंने तो ये तक सुना है कि जो पाइथागोरस या पाइथागोरम था, उसको लोगों ने कूट कूट के मारा है, ऐसे उसकी मौत हुई है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक देकर के चला गया। जिंदगी की असली पढ़ाई ये है। नंबर्स आपको कहीं नहीं पहुंचाते, एटीट्यूड पहुंचाता है, आपकी साइकोलॉजी पहुंचाती है। सिचुएशन के बदले आप कैसा रिएक्ट करते हो वो पहुंचाता है। 10 मिनट और झेल लोगे? देखो कह रही है सर, मतलब झेलवा रहा हूं मैं। अजीब है यार, बेइज्जत कर रहे हो। एक कहानी सुनाऊं? हाँ, कहानी ठीक है नहीं? एक गांव में एक किसान आदमी था, उसके 2 बेटे थे। बड़ा वाला बेटा जो था वो बड़ा मेहनती था, खेती बाड़ी खूब करता था, अपने माँ बाप की सेवा करता था। छोटा वाला थोड़ा नालायक टाइप का था। उसने क्या बोला कि पापा एक काम करो, खेती बाड़ी मेरे बस का है नहीं, मैं तो शहर जाऊंगा, बिजनेस करूंगा अपना, मुझे पैसे चाहिए। तो पापा बोले भैया इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास, हम कहां से दें, हम तो किसान आदमी हैं। तो बेटा बोला एक काम करो, मेरे हिस्से का जो जमीन है उसको बेच दो और बेच करके हमको पैसे दो, हमको तो पैसे चाहिए।
अब बाबूजी समझाए बेटा, लेकिन नहीं माना, तो मजबूरी में बाबूजी को हिस्सा करके उसके हिस्से का जमीन बेच करके उसको पैसे देना पड़ा। तो बेटा निकल गया शहर। 1.5-2 साल तक शहर में खूब अलग अलग चीजें ट्राई करी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2 साल बाद नौबत ऐसी आई कि भिखमंगा वाला पाना कटोरा लेने के लेकर के रोड पे निकलने की नौबत आ गई। किसी तरीके से बाप को ये बात पता चली कि बेटा तकलीफ में है, बेटे का पैसा खत्म हो गया, भले ही कितना नालायक हो, भले ही जमीन बिचवा दिया, लेकिन बाप को जैसे ही पता चला, बाप ने बुलवाया। आखिर बेटा है ना, आखिर बाप है ना वो। बेटे को पता चला कि बाप ने बुलवाया है। इतना सब कुछ करने के बाद बेटे को बहुत अच्छा लगा। बेटा वापस गया घर, और घर जब जैसे पहुंचता है बेटा, बाप एकदम स्वागत के लिए गेट पे खड़ा है, फूल मालो एकदम आरती से उसका स्वागत किया जा रहा है। माँ बाप दोनों की आंखों में आंसू है कि बेटा घर आया है, आरती से स्वागत किया जा रहा है, गले लगाया जा रहा है, ढोल बजवाए जा रहे हैं। इसी वक्त बड़ा बेटा चिलचिलाती धूप में खेत पर काम कर रहा था। किसी ने बड़े बेटे के कान में जाके बोला, अरे तुम्हारा बाबूजी तो बड़ा खुदगर्ज आदमी है, तुम्हारे छोटे बेटे, तुम्हारा छोटा भाई शहर से देखो एक कुकर्म करके आया है, जमीन बिकवा दिया, माँ बाप का इज्जत नहीं करता है, और तुम तो जिंदगी भर हमेशा माँ बाप की सेवा किए हो, कि खेत में काम किए हो, तुम्हारे लिए कभी ऐसा स्वागत नहीं हुआ। तुम्हारे छोटे बेटे के लिए इतना कुछ और तुम्हारे छोटे भाई के लिए इतना कुछ हो रहा है। तो इसको लगा बात तो सही है, गुस्से में लाल तमतमाता हुआ घर पहुंचा। बाबूजी से पूछ रहा है कि आज तक कभी स्वागत आपने हमारा तो नहीं किया, इसका कर रहे हो? जो जमीन बिकवा के गया था, जिसने कभी आपकी सेवा नहीं की, और मैं तो हमेशा आपकी सेवा करता रहता हूं, मेरा कभी कुछ नहीं मान सम्मान। अब बाप ने जो बोला बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह फिर एक नई सोच देगी। इवन आप देखोगे सृष्टि भी इसी पैटर्न पर काम करती है जो बाप ने बोला। बाप कहता है, बेटा जिस आदमी के पास बहुत सारे बकरियां होती है ना, जिस आदमी के पास मान लो 10 बकरियां हैं ना, उसकी एक बकरी अगर कहीं गुम हो जाए जंगल में जाकर के ना, तो वो अपनी 9 बकरियों को खुला छोड़कर उसको दांव पे लगा करके उस एक को ढूंढने निकल जाता है जंगल। और जंगल में ढूंढते ढूंढते जब वो एक बकरी उसको मिल जाती है ना, तो बाकी 9 से कहीं ज्यादा उसको प्यार करता है और गले लगाते हुए उसको उठा करके चूमते हुए अपने घर लाता है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है। यस सर, सृष्टि भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। सृष्टि हमेशा गलती करने वालों को रिवॉर्ड देती है। जो ज्यादा गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में, उनको हमेशा सृष्टि रिवॉर्ड करती है। इसका मतलब समझना, कोई भी आदमी आप देखो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई भी आदमी जो चरम पर बैठा है, उसके लिए रास्ता कभी सीधा नहीं रहा होगा। कभी वो ये गलती करके फंसा, कभी ये गलती करके फंसा, कभी वो यहां नुकसान किया, कभी वहां नुकसान किया, इसमें समय खराब किया, उसमें समय खराब किया। ये सब करते 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 एक चीज उसको मिलती है जो उसको चरम तक पहुंचाती है। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोगों को घर से ही क्या सिखाया जाता है, बेटा बिजनेस मत करना, डूब जाता है पैसा, कम से कम सरकारी नौकरी के लिए लायक बन जाओ, 15,000 आ जाए ठीक है, कम होगा, लेकिन जिंदगी में सेट तो हो जाओगे। आज जो यूपीएससी आईएएस के लिए इतनी होड़ लगी है स्टूडेंट्स की, ये जो कांड हुआ, सर मुझे एक आदमी ऐसा बताओ जो कि यूपीएससी क्रैक करने का उसका इंटेंशन ये है कि देश की सेवा करनी है। शायद नंबर्स में मिलेंगे ऐसे लोग जिनका ऐसा इंटेंशन हो। सर मैक्सिमम लोगों का इंटेंशन क्या है, क्यों बनना है आईएएस, क्यों बनना है आईपीएस? भोग, लाइफ सेट, आराम, भर भर के पैसा मिलेगा। सर मैक्सिमम लोगों का इंटेंशन यही है। चाहे छोटा नौकरी मिले, बड़ा नौकरी मिले, नहीं मिल रहा सरकारी तो बेटा प्राइवेट पकड़ लो, लेकिन बिजनेस तो मत करना। बाबूजी को बोले, बाबूजी एक नौकरी 15,000 का मिल रहा है, लेकिन सोच रहा है 1 साल और तैयारी कर ले तो मेरा लाख रुपए का पैकेज हो जाएगा। बाबूजी नहीं बेटा, लाख रुपए का पैकेज नहीं मिला तो अभी जो 15 मिल रहा है वो भी चला जाएगा, 15 वाला पकड़ लो पहले, लाख का बाद में देखेंगे। नहीं, ये होता है। सर हमारी परवरिश में ये शामिल है, और कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि माँ बाप इमोशनल होते हैं। माँ बाप का काम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं ठगा ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ, तो इसलिए माँ बाप ऐसी शिक्षा बचपन से ही देते हैं कि सेफ काम करो बेटा, ज्यादा रिस्क मत लो लाइफ में। लेकिन अगर रिस्क ना लिए तो पहुंचोगे किधर, पहुंचोगे कहां?
सृष्टि रिवॉर्ड कैसे करेगी, सृष्टि देगी कैसे? तो मोरल क्या समझ में आता है? खूब सारी गलतियां करो, कभी डरो मत गलतियां करने से। सर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको जिस फील्ड में जा रहे हो उधर का सब कुछ पहले से पता हो जाए, ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता। उस इंडस्ट्री में घुसोगे, गलतियां करोगे, पिटाई मिलेगी, फिर जाके आगे बढ़ोगे, फिर सीखते 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 आगे बढ़ोगे। कोई भी आदमी के साथ ऐसे ही होता है। तो एट लास्ट मैसेज ये है कि जिंदगी में भरपूर गलती करो, भरपूर। कभी भी सेटल होने का मत सोचना, क्योंकि सेटल आज तक मुकेश अंबानी भी नहीं हो पाया। 65 की उम्र में जियो नाम का नया स्टार्टअप शुरू किया ना, और ऐसा स्टार्टअप शुरू किया कि शायद 1 लाख करोड़ का है वो। अगर वो स्टार्टअप फेल होता तो अंबानी जी का घर बिक जाता। ऐसा स्टार्टअप शुरू किया। सर 65 के आदमी में, 65 की उम्र में वो आदमी सेटल नहीं है, नई नई चीजें शुरू कर रहा है। हम और आप सोच रहे हैं सेटल हो जाएंगे। भ्रम है ये। जिंदगी कभी किसी को सेटल होने का मौका नहीं देती, नहीं हो सकते सेटल। आखिरी सांस तक अगर जिंदगी को एंजॉय करना है तो काम करते रहना पड़ेगा, और जिंदगी को और मजे में अगर जीना है तो नई नई चीज ट्राई करते रहनी पड़ेगी, तब जाके मजा बना रहता है जिंदगी में। सर ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। आपका अगर 50 लाख रुपए महीने का पैकेज भी हो गया, महीने का, सर आज मजा आएगा, 2 महीने बाद तक मजा आएगा, साल भर बाद तक मजा आएगा, 5 साल बाद बोर हो जाओगे। कुछ बदल नहीं रहा जिंदगी में, कुछ और कर नहीं रहे। इतने पैसे का मैं करूं क्या जिंदगी में? कुछ रोचक नहीं रहा। जिंदगी मजेदार उसी की होती है जो गलतियां करता है, जो नई नई चीजें ट्राई करता है। और यह सिलसिला चलेगा जिंदगी के आखिरी सांस तक। अगर जिंदा हो तो गलतियां करो और भरपूर करो। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।